अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक और अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश खुर्रम, सेहतमंद, तंदुरुस्त व तवाना रखे। हर किस्म की परेशानी, बीमारी, हर चीज़ से अल्लाह ताला आप लोगों की हिफ़ाज़त करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। आ जाते हैं हमारी कहानी की तरफ। हमारी कहानी है आज दादा पोता। बहुत अच्छी कहानी है, आप लोगों को सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो और राइटर है उसकी आयशा फ़ातिमा। शुरू करते हैं फिर। घर कितना ही बड़ा हो, पैरों की गर्दिश के लिए कम ही होता है। इंसान कोल्हू का बैल नहीं होता कि एक दायरे में घूमता रहे, एक कमरे से दूसरे कमरे की मुसाफत तय करता रहे। घर तो एक ठिकाना होता है। उस ठिकाने तक पहुंचने के लिए उसे कई दिन पार करने होते हैं और कई मैदान पार करने होते हैं। परिंदे भी आशियाने की वुसअत नापते रहने में दिन नहीं गुजारते। पर खोलते हैं, उड़ान भरते हैं, हवा में डुबकियां लगाते फिरते हैं। वजाहतुल्लाह खान ने ऐसी हर मिसाल को गलत साबित कर दिया था। वो पिछले 20 वर्षों से घर में बंद थे। शायद 2-4 मर्तबा घर के दरवाजे पर खड़े होकर ये देखने आए हों कि लोग चलते फिरते भी हैं। पूरा दिन घर में बनी छोटी सी लाइब्रेरी में गुजारते। शाम को छत पर चले जाते, बेचैनी से टहलते रहते, खुद से बातें करते रहते और फिर नीचे उतर आते। उस वक्त तक सहन में चारपाइयां बिछ चुकी होती। एक नौकरानी हुक्का लाकर रख देती। उनकी बीवी जहां आरा बेगम दूसरी चारपाई पर बैठ जाती। कभी कभी दोनों के दरमियान कोई बात हो जाती, वरना हुक्के की गड़गड़ाहट ही दोनों के दरमियान वाहिद आवाज होती। घर के कामकाज के लिए एक मुलाजमा थी और सौदा सलफ लाने के लिए या बाहर के दूसरे काम निपटाने के लिए एक मर्द मुलाजिम था, जिसे घर के दरवाजे के बाहर बनी हुई कोठरी दे दी गई थी। जब कोई काम होता उसे दरवाजे पर बुला लिया जाता। उसे घर में आने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए नहीं कि घर में पर्दे वगैरह का एहतमाम था। घर में था ही कौन जिसके लिए पर्दे खींचे जाते। बेगम थी, वो तो अब बूढ़ी हो चुकी थी। इस पाबंदी के पीछे खान साहब की वो नफ्सियात थी जिसकी इब्तिदा 20 साल पहले हुई थी और वक्त के साथ साथ उसमें इजाफा ही होता चला गया था। उन्हें मर्दों से, खुसूसन जवान मर्दों से सख्त नफरत हो गई थी। हालांकि वो खुद भी मर्द थे। इस नफरत का सबब उनका इकलौता बेटा था जो 20 साल पहले इन्हें छोड़कर चला गया था। वो उसका एक जज्बाती कदम था। इसके बाद उसने बहुत चाहा कि घर लौट आए, लेकिन खान साहब ने शर्त रख दी कि पहले अपनी बीवी को तलाक दो, उसके बाद बेशक घर लौट आओ। उसने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा, बाप को छोड़ दिया। अलबत्ता खत बराबर लिखता रहता था। वजाहतुल्लाह खान ने खत गायब करने की कभी हरकत नहीं की, लेकिन कोई खत कभी पढ़ा भी नहीं। जब कोई खत आता वो जहां आरा बेगम की तरफ बढ़ा देते। तुम्हारे लाडले का खत आया है, उसे पानी में घोलकर पी लेना। तुम्हारा तो जैसे वो कोई है ही नहीं। जहारा बेगम लिफाफा झपटते हुए कहती, वो इस काबिल ही नहीं है कि हम उसे अपनी औलाद कहें, बल्कि अब तो हम सोच रहे हैं कि ये गांव ही छोड़ दें ताकि खत आने का सिलसिला भी बंद हो। यहाँ कुछ ज़मीनें हैं जिनकी आमदनी से इतना बड़ा घर चल रहा है, उन्हें भी क्या सर पर उठाकर ले जाओगे? सर पर क्यों उठाएंगे? इससे पहले भी तो हम आखिर शहर में रहते थे। ज़मीनें यहाँ थी, घर बैठे रकम पहुँच जाया करती थी। उस वक्त की बात और थी, आप यहाँ के 6 चक्कर लगा लिया करते थे। अब आप में इतनी जान है? तुम ठीक कहती हो जहारा। अब तो यहीं मरना यहीं जीना है। अब तुम खुद को ही देख लो, तुम्हारे बेटे को शहर ही ने तो तुमसे छीन लिया। शहर ने नहीं, मेरे बेटे को आपने मुझसे छीना है। आप ही ने उसे आने नहीं दिया। वो तो अपने बीवी बच्चों के साथ आना चाहता था। अगर तुम्हारी ममता ज्यादा शोर मचा रही है, तुम्हें भी उसी के पास शहर भिजवा दूंगा। मुझे जाना होता तो कभी का चली जाती, मगर मेरे पांव तो आपके साथ बंधे हुए हैं। तो फिर पड़ी रहो यहीं, न वो यहाँ आएगा न तुम जाओगी। उसने मुझे इस काबिल छोड़ा है कि मैं घर से बाहर निकलकर किसी को मुंह दिखा सकूं। मैं मानती हूँ उसकी गलती थी, लेकिन इतनी बड़ी सजा तो मत दो। वो तो क्या, अब उसकी कोई औलाद भी यहाँ नहीं आ सकती। वो मर गया है मेरे लिए। ये बातें सिर्फ उस दिन निकला करती थी जब उनके बेटे का खत आता था, फिर सुकूत तारी हो जाता। खान साहब लाइब्रेरी में बंद होकर रह जाते, जहां आरा बेगम तक को उनसे बात करने की हिम्मत न होती। वो 2-4 दिन यही माहौल रहता,
फिर रफ्ता रफ्ता खामोशी टूटने लगती। जरा कुतुब खाने से निकलो तो फाखरा से कहकर यहाँ की झाड़ पोछ करवा दूं। अच्छा निकलता हूँ, उससे कहो मेरा हुक्का उठाकर बाहर रख दे। पान बनाऊं, खाओगे? बना दो, चूना जरा कम लगाना। तुम हमेशा ही मेरा मुंह कटवा देती हो। बातचीत शुरू हो जाती। उनकी ज़मीन पर काम करने वालों को इजाज़त मिल जाती कि वो खान साहब से मिल सकते हैं। कुछ दिनों जिंदगी यूं ही खेलती रहती, फिर ठोकर लगती, फिर खत आ जाता, तुम्हारे लाडले का खत आया है। फिर बातें निकलती, फिर खामोशी, फिर उदासी। वजाहतुल्लाह खान एक अनापरस्त इंसान थे। उन पर यह कैफियत हर वक्त तारी रहती थी। उसी कैफियत ने उन्हें सरकारी नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि वो बहुत अच्छे ओहदे पर फायज थे, तरक्की के इम्कानात भी बहुत थे, लेकिन अफसरों की मातहती उनके मिजाज में नहीं थी। उनके अफसर भी उनके मिजाज को समझते थे और बराबरी के बर्ताव से उन्हें खुश रखने की कोशिश करते थे। लेकिन जब एक अफसर ट्रांसफ़र होकर नया नया आया तो खान साहब की उससे ठन गई। इस्तीफा दिया और घर बैठ गए। कोई ऐसे छोड़ता है नौकरी, और वो भी सरकारी नौकरी? और क्या करता? साला अफसर होकर बुज़दिल निकला, लड़ने की हिम्मत नहीं की, लिख लिख कर शिकायतें ऊपर पहुंचाता था। अब मैं लिख कर तो जवाब देने से रहा, मैंने इस्तीफा दे दिया। दुश्मन अगर बुज़दिल हो तो लड़ने का मज़ा जाता रहता है। अब क्या करोगे? बिलासपुर अच्छा बड़ा गांव है, वहां जाकर रहेंगे। उसके साथ ही हमारी ज़मीन भी है, ज़मीन की देखभाल भी होती रहेगी। ज़मीन सोना उगलेगी और तुम ऐश करोगी। मुझे अपने ऐश की परवाह नहीं है, हमारा तो एक ही बेटा है, गांव में रहकर उसकी तालीम का क्या होगा? बिलासपुर गांव नहीं है, अब तो उसे कस्बे का दर्जा मिलने वाला है। वहाँ एक हाई स्कूल है, हिदायतुल्लाह वहाँ पढ़ेगा और कॉलेज भी खुल जाएगा, और अगर नहीं खुला तो हम उसको पढ़ने के लिए शहर भेज देंगे। शहर की बात और होती है। जहां आरा ने इतने आहिस्ते से कहा कि जैसे उन्हें डर हो कि वजाहतुल्लाह खान न सुन ले। बस तुम उस वक्त तक यहाँ हो जब तक मैं वहाँ अच्छी सी ज़मीन देखकर मकान न बनवा लूँ। मैं कल जाऊँगा बिलासपुर। इससे आगे जहां आरा बेगम की क्या हिम्मत थी जो इनकार के लिए एक लफ्ज़ मुँह से निकालती। सर झुकाकर चुपचाप हो गई। उन्हें मालूम था कि उसका शौहर जो बात मुँह से निकाल देता फिर बंदूक की गोली की तरह उनकी बात वापस नहीं आती। दीवार से सर फोड़ने से क्या हासिल। दूसरे दिन वजाहतुल्लाह बिलासपुर के लिए रवाना हो गए। एक हफ्ते बाद वापस आए तो इस खुशखबरी के साथ आए कि इत्तेफाक से बहुत अच्छी ज़मीन मिल गई है घर बनाने के लिए, बस दफ्तरी काम मुकम्मल होते ही तामीर का आगाज़ हो जाएगा। मकान बन जाने के बाद जहांआरा बेगम पहली मर्तबा मकान देखने के लिए बिलासपुर गईं और मकान देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आपने तो दिल्ली के बादशाह का किला बनवा लिया। हमें मालूम था कि शाहजहांपुर की शहजादी यहाँ उतरने वाली है, उन्होंने हंसते हुए कहा। चौधरी मलकदीन अपने डेरे पर था कि उसकी रियाया में 3 बंदों के अजाफे की खबर उस तक पहुंच गई। उसने अब तक के तजुर्बे से यही सीखा था कि फन उठाने से पहले सांप को कुचल दो। उसने अपने 2 कारिंदे वजाहतुल्लाह खां के बुलाने के लिए भेज दिए। वजाहतुल्लाह खां अभी अपने नौ तामीर घर को अच्छी तरह देख भी नहीं पाए थे कि कारिंदे उनके वहां पर पहुंच गए। चौधरी ने उनसे कह दिया था कि अभी नए आने वालों के मिजाज का कुछ पता नहीं है, लिहाजा निहायत इज्जत से पेश आना। उसके बाद वो जैसे ही ताल्लुकात रखना चाहेगा हम उससे उसी तरह पेश आएंगे। कारिंदों ने वजाहतुल्लाह की खिदमत में चौधरी का पैगाम पहुंचा दिया। गांव के चौधरी मलिकदीन साहब ने आपको सलाम पहुंचाया है। उनसे कहना हमने उनका सलाम कबूल किया, और कहना कभी इस तरफ से गुजरे तो हमारी तरफ ज़रूर आए। उन्होंने तो आपको बुलाया है कि आकर मुलाकात करें। ये क्या बात हुई? खान साहब हत्ते से उखड़ गए। तुम्हारे चौधरी साहब चल फिर नहीं सकते हैं क्या? वो तो भले चंगे हैं। भले चंगे हैं तो इखलाक का तकाजा ये है कि पहल वो करें, उसके बाद हम भी मुलाकात कर लेंगे। चौधरी के बंदे ऐसी सख्त बात सुनने के आदी नहीं थे। थोड़ी देर को उनके तेवर बदले, लेकिन फिर उन्हें चौधरी की हिदायत याद आ गई। इतनी देर में खान साहब दरवाज़ा बंद करके अंदर भी जा चुके थे। कारिंदे उल्टे पांव लौट आए और जो बात हुई उसमें नमक मिर्च लगाकर चौधरी को बता दी। आदमी टेढ़ा मालूम होता है, ज़रा पता करो कौन है, कहाँ से आया है, पुलिस का मुखबिर तो नहीं है।
मुझे इस तरह जवाब देने की हिम्मत उसे कैसे हुई, ये तो देखना ही पड़ेगा। और हाँ, मैं सिर्फ कल तक का इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं खुद जाऊंगा। चौधरी सांप की तरह बल खाकर रह गया था। लेकिन अजनबी बिल में हाथ भी तो नहीं डाला जा सकता था। उसे मालूम करना था कि बिल में छुपा हुआ जानवर किस हथियार से मारा जाएगा। दूसरे दिन उसके आदमियों ने खबर लाकर दी कि वजाहतुल्ला खान आम सा आदमी है, उसका किसी एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं। उसकी अकड़ सिर्फ इसलिए है कि वो चौधरी को जानता नहीं। एक दो रगड़ों के बाद राहे रास्त पर आ जाएगा। चौधरी ने अपने आदमियों से कहा कि वो जीप निकालें। 4 मुसल्लह मुहाफिजों के साथ वो वजाहतुल्ला खां के दरवाजे पर पहुंच गया। खान साहब ने चौधरी को हाथों हाथ लिया, निहायत इज्जत के साथ अपने सजे सजाए ड्राइंग रूम में बिठाया। खान साहब, अगर आप डेरे पर आ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। मकसद तो मुलाकात था, वो यहाँ भी तो हो रही है। तुम यहाँ नए हो, इसीलिए इस गुस्ताखी को नज़रअंदाज कर दिया और ये समझाने चला आया कि यहाँ की रीत रस्में क्या हैं। भाई, यहाँ के रिवाज को समझोगे तो यहाँ रह सकोगे ना। क्यों भाई, ये इलाका क्या कोई अलग मुल्क है जो यहाँ के कवानीन दूसरे मुल्कों से अलग होंगे? हमें मालूम है हमें किस तरह रहना है। आपको यहाँ कोई भी तंग करे, आप मेरे पास चले आइए, मैं अपने बंदूक बरादरों को आपके साथ कर दूंगा। इन कामों के लिए तो अदालतें, थाने वगैरह है ना चौधरी साहब, आपका दरबार तो नहीं है। वैसे दोस्तों से नहीं कहूँगा तो फिर किससे कहूँगा? आप समझे नहीं, थानेदार भी मेरे पास आकर बैठता है। उसमें क्या है, अब वो मेरे पास भी आकर बैठने लगेगा। आप समझे नहीं, मैं चौधरी हूँ ना, इसलिए। चौधरी साहब, जमाना कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। अब प्राइवेट अदालतों और निजी जेलों का रिवाज नहीं है। मैं खुद इस बात का कायल नहीं हूँ, लेकिन पंचायत भी तो होती है ना। मैं कोशिश करूंगा चौधरी साहब कि आपकी सल्तनत में मुझसे कोई जुर्म सरजद ना हो। आप ऐसे बड़े समझदार हैं खान साहब। 15 साल डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में काम करके आया हूँ, इतनी ऊंच नीच तो समझ में आ ही गई है। फिर उम्मीद करूंगा कि आप किसी दिन हवेली में हाजिरी ज़रूर दें, मुझे भी तो मेज़बानी का मौका दें। आपके तो बड़े ताल्लुकात होंगे, छोटे मोटे काम हमारे भी पड़ते रहते हैं। चौधरी शेर बनकर आया था और लोमड़ी बनकर वापस जा रहा था। लोमड़ी इसलिए कि वो समझ गया था कि अगर शेर बनकर सामने आया तो सामने अच्छे शिकारी से पाला पड़ेगा, चली हुई गोली सीधे भेजे के पार हो जाएगी। लोमड़ी की तरह चालाकी से काम लेना होगा। उसने डेरे पर पहुंचते ही अपने आदमियों को बेनुतक सुनाई, तुमने ये क्यों नहीं मालूम किया कि वो किस असर रुखसुख का आदमी है? मैंने उसे कई सख्त और सुस्त सुना दी। तब उसने बताया कि वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में काम कर चुका है, अब इससे दोस्ती रखकर उसकी कमजोरियां तलाश करनी होंगी। वजाहतुल्ला खां के लिए अब ज़रूरी हो गया था कि वो पुलिस से राह व रस्म पैदा करे। चौधरी के तेवर देखकर वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं हुए थे। उन्हें अपनी इस सिफारिश पर बड़ा नाज था कि वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में काम कर चुके हैं। उसी सिफारिश को लेकर वो पुलिस स्टेशन चले गए। अब ये उनकी किस्मत थी कि HSO की तख्ती पर सुबहानल्लाह कादरी का नाम लिखा हुआ था। तुम्हारे साहब से मिलना है, उन्होंने बाहर बैठे हुए एक पुलिस वाले से कहा। बराबर के कमरे में जाकर इंदिराज कराइए, साहब कहेंगे तो बुला लेंगे। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, ये थाना है, ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं साहब, अभी किसी से नहीं मिल सकते। अंदर चौधरी के आदमी बैठे हुए हैं, उनसे जाकर कह दो कि वजाहतुल्ला खान आया है, वरना पेटी उतरवा दूंगा। जिस वक्त ये तकरार हो रही थी उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर पड़ा हुआ पर्दा हटा और चौधरी और उसके 2 आदमी बाहर निकले। चौधरी खान साहब को देखते ही ठिठक गया। खान साहब, इस पुलिस वाले से क्यों झगड़ा कर रहे हैं? हमसे कह दिया होता, हम मिलवा देते कादरी से, यार है हमारा। उसी वक्त SHO किसी काम से कमरे से बाहर निकला और वजाहतुल्ला खां को देखते ही उनकी तरफ लपका। अरे खान साहब, आप और यहाँ बिलासपुर में? उसने कहा और उनसे लिपट गया। चौधरी की आंखें उसी तरह फैली हुई थी जैसे कोई डरावना ख्वाब देख लिया हो। थानेदार ने उनका हाथ पकड़ा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वजाहतुल्ला खां जब मुलाजमत में थे तो उन्होंने कमिश्नर से कहकर कादरी के भाई को पुलिस में भर्ती करा लिया था। उस दिन से कादरी उनका एहसानमंद हो गया था। खान साहब की शख्सियत और लच्छेदार बातें भी ऐसी थी कि जो इनसे मिलता मुतासिर ज़रूर होता था। छोटी जगहों पर
SHO बादशाह होता है, आम आदमी की तो हिम्मत भी नहीं होती कि उससे मिल सके। और फिर जिस अंदाज से वो खान साहब से मिला था, चौधरी उसका चश्मदीद था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि खान साहब से दुश्मनी का रिश्ता जोड़ता। अब उसी में आफियत थी कि वो उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। वो अपने बाग के ताज़ा फलों के टोकरों के साथ खान साहब के घर पहुंच गया और बड़ा इसरार करके खान साहब को अपने साथ हवेली ले गया। खान साहब, एक बात बता दूं, यहाँ जितने कमज़ाद कमीने लोग हैं, इन्हें ज़रा भी रियायत देने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें जितना मुंह लगाओगे उतने ही ये हाथ पांव फैलाएंगे। इन्हें हमेशा दबाकर रखना चाहिए, जैसे मैं रखता हूँ। चौधरी साहब, मेरे बड़ों ने हमेशा ज़मींदारी की है। मुझे मालूम है कि कुत्ते कैसे सधाए जाते हैं। खान साहब, आप तो हमारे कबीले के ही निकले। बस फ़र्क ये है कि मैं जालिम नहीं हूँ। आप तो मजाक करने लगे खान साहब। चौधरी ने हंसते हुए कहा, हम भी जालिम कब हैं, मगर रौब तो रखना ही पड़ता है। जालिम का रौब ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रहता, खान साहब ने कहा। चौधरी ने फिर हंसना शुरू कर दिया और फिर हंसता ही चला गया। उसे खान साहब की शख्सियत के हर पहलू से दिलचस्प और पुरस्कार नजर आ रही थी। बेतहाशा ताज्जुब तो उसे उस वक्त हुआ जब शराब आई और खान साहब ला हौल वला कुव्वत पढ़कर उठ गए। चौधरी साहब, आप अगर मेरे सामने ये शुगल किया करेंगे तो समझो हमारी दोस्ती ख़त्म। खान साहब, मैं भी कहाँ करता हूँ ये सब, लेकिन मेहमानों की दिलदारी तो करनी पड़ती है। मैं समझा था आप बड़े आदमी हैं, इसलिए ज़रूर पीते होंगे। अरे, इसे बड़े आदमी नहीं बल्कि घटिया आदमी पीते हैं। चौधरी इस जुमले के बाद भी खिसियानी हंसने के सिवा कुछ न कर सका। इस हंसी के पीछे ये मफहूम छुपा हुआ था कि वजाहतुल्लाह वो आदमी है जिससे न दुश्मनी रखी जा सकती है और न दोस्ती, बल्कि उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए तावक्ते कि वो खुद किसी कमज़ोरी का मुजाहरा न करे। वजाहतुल्लाह खां को भी चौधरी कुछ जचा नहीं था ज़्यादा, लिहाजा उन्होंने भी किसी रग़बत का मुजाहरा नहीं किया। हाँ, कभी कभी मिल जाते तो अच्छी तरह से मिलते और दुआ सलाम कर लेते। चौधरी के आदमियों के ज़रिए ये बात हवेली से बाहर निकल गई थी कि वजाहतुल्लाह खान निहायत ही बाअसर आदमी है। इतना बाअसर कि खुद चौधरी भी उससे डरता है। इस इत्तला का असर ये हुआ कि आम लोग खान साहब की बेपनाह इज्जत करने लगे थे। खान साहब को बच्चों से बहुत प्यार था, लिहाजा उनका हवेली नुमा मकान हर वक्त बच्चों से भरा रहता था। वो उन बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलते थे। एक रोज़ तो हद ही हो गई। SHO सुभानअल्लाह कादरी उनसे मिलने आया हुआ था। उन्होंने ये कहकर उसे इंतज़ार करने को कह दिया कि वो अभी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, खेल ख़त्म हो जाएगा तो हाजिर हो जाते हैं। और खेल ख़त्म होने को पूरा 1 घंटा लग गया। जब वो दूसरे बच्चों से इतना प्यार करते थे तो हिदायतुल्लाह, जो उनकी अपनी औलाद था, उससे खान साहब का प्यार ज़रबुल मिस्ल बन गया था। वो उसे पांव तक ज़मीन पर रखने नहीं देते थे। छोटी सी कार ले ली थी या फिर उनके कंधे पर सवारी करता था। वो स्कूल छोड़ने जाते तो बड़ी देर तक स्कूल के बाहर बैठे रहते। उनका जी ही नहीं चाहता था कि आए तो हिदायतुल्लाह के साथ थे, अब अकेले कैसे चले जाएं। जहां आरा कहती भी थी कि इतना ज़्यादा लाड मत करो, बच्चा बिगड़ जाएगा, मगर वो बीवी पर बिगड़ जाते थे। उनका फ़लसफ़ा ये था कि लाड प्यार से कभी कोई नहीं बिगड़ता। हिदायतुल्लाह की सआदतमंदी देखकर उनका ये फ़लसफ़ा दुरुस्त साबित हो जाता था। हिदायतुल्लाह उनसे डरता भी था, हालांकि उन्होंने कभी उसे डांटा तक भी नहीं था। बिलासपुर में खान साहब के कदम जम गए थे। चौधरी से ज़्यादा उनकी इज्जत थी, बल्कि अब चौधरी के सताए हुए लोग उनके पास सिफारिश लेकर आते थे। चौधरी ने इन्हें समझा दिया था कि वो उनके मामलात में दखल ना दिया करे, लेकिन खान साहब कहाँ मानने वाले थे। गरीबों से उन्हें ख़ास हमदर्दी थी। किसी का कर्ज माफ़ कराने के लिए चौधरी के पास पहुंच जाते, किसी के घर में फाका देखते तो चौधरी को मजबूर कर देते थे कि उसके घर में अनाज डलवा दे। इसी तरह एक तवील सफ़र कट गया। उनके बेटे हिदायतुल्लाह ने मैट्रिक पास कर लिया। उस वक्त तक यहाँ कॉलेज खुल गया था। हिदायतुल्लाह को उन्होंने कॉलेज में दाखिल करवा दिया। ये कॉलेज सिर्फ इंटर तक था। 2 साल पूरे होने के बाद उन्होंने हिदायतुल्लाह को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। कहाँ तो बेटे की जुदाई उन्हें पल भर के लिए गवारा नहीं थी और अब 5 साल के लिए जा रहा था। वो
उसे उनकी नज़रों से दूर हॉस्टल में रहना था। खान साहब की हालत उस वक्त देखने से ताल्लुक़ रखती थी। वो बच्चों की तरह फूट-फूट कर रो रहे थे। हिदायतुल्लाह उन्हें समझा रहा था। अहबाब समझा रहे थे कि शहर दूर ही कितना है। बैरून मुल्क तो नहीं जा रहा है पढ़ने के लिए। छुट्टियों में आता रहेगा, तुम जाकर उससे मिलते रहोगे। अब हिदायतुल्लाह बड़ा हो गया है, अपना ख़याल खुद रख सकता है। मगर खान साहब मचल रहे थे कि वो हिदायतुल्लाह को रोज़ कैसे देखा करेंगे। अगर तुम्हें जुदाई गंवारा नहीं है तो मत भेजो पढ़ने के लिए, जहांआरा ने उनकी हालत को देखते हुए कहा। इसी तरह तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा भी जाहिल रहे। अरे तुम क्या जानो पढ़ाई की कद्र। अल्लाह बख्शे तुम्हारे बाप को, कौन से पढ़े लिखे थे वो। तुम्हारे बाप तो बीए एमए पास थे ना। वो नहीं थे, मगर हिदायतुल्लाह का बाप तो पुराने वक्तों का बीए है, वो ज़रूर पढ़ेगा। फिर उसके जाने पर आंसू क्यों बहा रहे हो। हिदायतुल्लाह पढ़ने के लिए शहर क्या चला गया। वजाहतुल्लाह खान ने अपना अहद पूरा किया। उस दिन के बाद से किसी ने उन्हें रोते नहीं देखा, मगर इतना था कि हर तीसरे चौथे दिन सामान बांधकर खड़े हो जाते थे। हम जा रहे हैं हिदायतुल्लाह से मिलने। जहांआरा याद दिलाती, अभी 2 दिन पहले ही तो जाकर आए हैं। खान साहब भड़क उठते, तुम्हारे खानदान में बेटे होते ही कहाँ हैं। हर घर में बेटियों की लाइन लगी हुई होती थी। तुम क्या जानो बेटे की मोहब्बत। एक मर्तबा फिर दोनों में झड़प होती और खान साहब बेटे से मिलने शहर पहुंच जाते। जहांआरा अपनी ममता की आंखें सिर्फ उस वक्त ठंडी करती जब छुट्टियों में हिदायतुल्लाह घर आता। हिदायतुल्लाह की तालीम का आखिरी साल था। 6 महीने बाद वो इंजीनियर बनकर लौटने वाला था। इस मर्तबा जब वो आया था तो उसने ये मुद्दा सुना दिया था। खान साहब ने बहुत दिनों बाद अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा था, ये मेरा पूत है, इंजीनियर बनकर लौटेगा, इंजीनियर बनकर। उस वक्त रात बहुत बीत गई थी, लेकिन खान साहब करवटें ले रहे थे। ये हालत उनकी सिर्फ उसी वक्त होती थी जब कोई अहम मसला दरपेश हो, वरना नींद तो उनसे पहले ही उनके बिस्तर पर पहुंच जाया करती थी। नींद किसी सूरत नहीं आई तो वो उठकर बैठ गए। दूसरे पलंग पर जहांआरा बेखबर सो रही थी। वो कुछ देर साकित बैठे रहे, फिर बीवी को आवाज़ दी। आवाज़ का असर नहीं हुआ तो उन्होंने जहांआरा की कलाई पकड़कर हल्का सा झटका दिया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ हिदायत के अब्बा। बेटे के आने में 3 महीने रह गए हैं और तुम आराम से पड़ी सो रही हो। उसे तो आने दो, फिर उसके साथ जागती रहूंगी। सुनो तो मेरी बात तो सुनो। सुनाओ। अब वो उठकर बैठ गई। बेटा इंजीनियर बनकर आ रहा है, उसकी शादी के लिए भी तो कुछ सोचो। तौबा है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अभी उसे आने तो दो, कहीं नौकरी लगने तो दो, लड़की भी देख लेंगे। उसकी शादी क्या नौकरी की वजह से रुकी रहेगी। वो किसी फकीर का बेटा नहीं है। शादी के दूसरे दिन वो दफ्तर चला जाए। तुम्हें अच्छा लगेगा कि भाई शादी के दूसरे दिन ही बेटा दफ्तर चला गया। भाई शादी करे, साल 2 साल मज़े करे, फिर नौकरी करेगा। आपकी तो हर बात में, हर मामले में मंतक ही उल्टी होती है। मेरे पास जो वकील साहब आते हैं, तुमने उनकी बेटी को देखा है। हाँ, एक मर्तबा देखा तो है। तुमने गौर भी किया होगा। कल मेरे साथ चलो, बहुत अच्छी लड़की है। मैं हिदायत के लिए वकील साहब से बात कर लूँगा। जहांआरा जानती थी कि वो जो कह रहे थे वो पत्थर की लकीर होता है, इसीलिए बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो दूसरे दिन वकील साहब के घर पहुंच गए। लड़की देखी तो वाकई देखने से ताल्लुक़ रखती थी। देखते ही दिल में उतर गई। मेरे हिदायत के लिए इससे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। अब वो भी खान साहब की हम ख्याल थी। उन्होंने खान साहब को मशवरा दिया कि शादी या मंगनी तो हिदायत के आने के बाद ही होगी। वकील साहब से पहले उनका इंदिया तो मालूम कर लिया जाए कि वो तैयार भी हैं या नहीं। जिंदगी में पहली बार जहांआरा की बात खान साहब की समझ में आई, वरना वो तो मंगनी ब्याह सब अभी ही करने को बेताब थे। वजाहतुल्लाह खान दूसरे दिन फिर वकील साहब के घर पहुंच गए। कोई ढके छुपे बात करने की आदी नहीं थे। बैठते ही मतलब पर आ गए। तुम कहोगे कल तो आया था, आज फिर आ गया। तो बात यह है कि कल हम आए थे एक नज़र आरफा बेटी को देखने, और आज आए हैं ये बताने कि हमने उन्हें बहू बनाने का फैसला कर लिया है। खान साहब ज़रा वजाहत से बताइए। वकील मियाँ, तुमने तो हमारे बेटे हिदायतुल्लाह को देखा होगा। जी हाँ, कोई एक मर्तबा। माशाल्लाह बहुत प्यारा बेटा है आपका।
وہ इंजीनियर बन गया है और अब आने वाला है। हम चाहते हैं उसे कोई तोहफा दें और ये तोहफा होगी आरफा। आते ही हम उसकी शादी आरफा से करना चाहते हैं। बताइए आपको मंजूर है? खान साहब ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी, लेकिन उसे आने तो दीजिए, उसकी रजामंदी भी तो ले लीजिए। कमाल है, उसकी क्या रजामंदी? वो कोई हमारे हुक्म के बाहर थोड़ी ही है। मेरा बेटा है, मेरा। उसने आज तक मेरा कोई हुक्म नहीं टाला, और फिर आरफा जैसी लड़की उस उल्लू के पट्टे को कहीं और मिलेगी? वकील साहब ने हंसकर हामी भर ली। मुझे मंजूर है खान साहब। उनकी तरफ से इजाज़त मिल गई तो खान साहब ने बाकायदा मिठाई, हार, फूल वगैरह खरीदे और बीवी के साथ जाकर बाकायदा रिश्ता तय कराए। तय हुआ कि हिदायतुल्लाह के आने के एक हफ्ते बाद निकाह हो जाएगा। रुखसती सहूलत देखकर कर ली जाएगी। 3 महीने कई महीनों की तरह गुजर गए। बिलाखिर एक दिन हिदायतुल्लाह आ गया। खान साहब का बस नहीं चल रहा था कि उसके लिए क्या करे। उसी दिन शाम को वो उसे लेकर वकील साहब के घर भी चले गए, लेकिन उसे बताया नहीं था। वकील साहब के घर जाहिर है उनकी गैर मामूली खातिर मदारत हुई। उन लोगों ने आरफा को भी सामने कर दिया ताकि हिदायतुल्लाह देख ले। खान साहब वापस घर पहुंचे तो उन्होंने हिदायतुल्लाह से पूछा, बरखुरदार, वो जो लड़की तुमने वहां देखी थी कैसी लगी? ठीक है अब्बा, बस ठीक है, अच्छी नहीं है। अच्छी है? अबे अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। जी हाँ, बहुत अच्छी है। मैंने वकील साहब से बात कर ली है, 1 हफ्ते बाद तुम्हारा निकाह हो जाएगा। जी अब्बा। अबे क्या जी अब्बा जी जी लगा रखा है? तुम्हें जरा भी खुशी नहीं हुई? हुई है, बहुत खुशी हुई है, लेकिन अभी तो अच्छी सी नौकरी भी ढूंढनी है मुझे। ढूंढ लेना, वो भी 1 हफ्ते बाद निकाह है। जी अब्बा। जाओ घूमो फिरो, फिर तो हमारी तरह बीवी के कदमों में ही बैठ जाओगे। उसे घूमना कहाँ था, वो तो कुछ और ही सोच रहा था। कई मर्तबा हिम्मत की कि इनकार कर दे, जो हकीकत है बाप पर जाहिर कर दे। बाप से नहीं कह सकता तो माँ ही को बता दे, लेकिन खान साहब का रुअब ऐसा था कि हिदायत की जुबान पर ताले पड़ गए। माँ से भी वो कुछ नहीं कह सका। माँ से कहने का मतलब ही ये था कि बात बाप तक पहुंचती और फिर जो कयामत आती उसका सामना करना उसके बस की बात नहीं थी। उसने बचपन से ही यही देखा था कि खान साहब ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपनी बात मनवा कर ही रहते थे। उन्होंने कह दिया था कि आरफा से निकाह होगा तो होगा। माँ से या किसी से कुछ कहना ही फजूल था। एक ख्याल ये भी आया कि वो वकील साहब से बात करे, लेकिन वो ये भी न कर सका, और वो रात आ गई जिसकी सुबह उसे बारात लेकर वकील साहब के घर जाना था। एक मर्तबा फिर उसने गौर किया। वो एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था कि एक तरफ जाता था तो घर छोड़ना पड़ता, दूसरी तरफ जाता तो गज़ल से बेवफाई का मुर्तकिब होता। गज़ल वो लड़की थी जिससे उसकी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। इन 5 बरसों में इन दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। वो गज़ल से ये कहकर गांव आया था कि वो अपने वालिदैन से उसका जिक्र करेगा, बल्कि उन्हें मजबूर करेगा कि वो रिश्ता लेकर आए। वो ये जिक्र भी कर चुका होता, लेकिन दरमियान में आरफा आ गई। अब अगर वो गज़ल का तस्करा करता तो खान साहब आरफा पर उसको तरजीह न देते, क्योंकि आरफा उनकी पसंद थी। अब या तो गज़ल को छोड़ा जाए या आरफा को। आरफा को छोड़ने का मतलब था माँ बाप को छोड़ना। उसने सोचा, माँ बाप हमेशा के लिए कहाँ छूटते हैं। शहर जाकर गज़ल से शादी कर लूँगा, कुछ दिन नाराज़ी रहेगी, फिर वापस चला आऊँगा। इस मौके पर वो ये भूल गया था कि उसके बाप वजाहतुल्लाह खान है। वो रात को किसी वक्त उठा और घर से निकलकर स्टेशन पहुंच गया। वजाहतुल्लाह और जहांआरा सुबह सोकर उठे तो हिदायतुल्लाह गायब था। पहले तो वो ये समझते रहे कि सुबह सुबह उठकर किसी दोस्त की तरफ चला गया होगा, लेकिन जब दोपहर हो गई तो तशवीश लाजमी थी। चंद ही घंटे रह गए थे, उसे दूल्हा बनना था। जहांआरा ने उसके कमरे में जाकर देखा तो उसका सूटकेस भी नहीं था। कुछ उन्हें शक हुआ कि कहीं चला गया है। फिर उनकी नज़रें उसके सिरहाने रखे एक पर्चे पर पड़ी। ये पर्चा उसके बिस्तर से मिला। ज़रा पढ़िए तो, उसने बाहर निकलकर खान साहब की तरफ कागज़ बढ़ाते हुए कहा। खान साहब ने पर्चा पढ़ा और फिर गालियों का फव्वारा उनके मुंह से निकला। उल्लू के पट्टे ने लिखा है कि वो किसी और से मोहब्बत करता है, इसलिए आरफा से शादी नहीं कर सकता। शहर जाकर उस लड़की से शादी करेगा जिससे वो मोहब्बत करता है। हाय मैं मर गई, मेरा बच्चा। वो बच्चा नहीं, सूअर का बच्चा है। मेरा खून ही नहीं है वो, मत रो उसके लिए। क्यों न रोऊं?
मेरे बेटे को 4 दिन भी तुमने मेरे पास रहने नहीं दिया, और अब 1 दिन के लिए भी वो यहाँ नहीं आ सकता। ये दरवाजे हमेशा के लिए उसके लिए बंद हो चुके हैं। मैं जब तक इस घर में हूँ वो आएगा। मेरी मूछें नीचे कराकर चला गया है, उसका तुम्हें दुख नहीं। बुज़दिल निकला वो। बुज़दिलों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि साफ इनकार कर देता। मुझे उसका दुख नहीं है, दुख तो ये बात का है कि मेरा बेटा बुज़दिल है, जो इनकार की हिम्मत भी नहीं कर सका। मैं कहती हूँ अभी शहर जाओ और उसे मना कर ले आओ। शहर कोई यहाँ रखा है? मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाता फिरूं? आप जाते ही तो थे, हर दूसरे तीसरे दिन जाते थे ना। उस वक्त मेरा बेटा शहर में रहता था, शहर मुझे करीब नजर आता था। अब किसके लिए काले कोस चलकर जाऊं? उन्होंने ये बात इस दुख से कही कि जहारा बेगम पछाड़ खाकर बिस्तर पर गिर गई। खान साहब भागे और पानी लाकर जहारा के मुंह पर छींटे दिए। कुछ देर बाद वो होश में आ गई और फिर रोने लगी। खान साहब बीवी की गर्दन हाथों में रखे बैठे रहे और तसल्लियां देते रहे। क्यों फिक्र करती हुई हिदायत की माँ? वो नाराज होकर चला गया है, लौट कर आ जाएगा। वो नहीं आएगा, वो भी जिद का पक्का है। आखिर बेटा किसका है? नहीं भी आया तो जहां भी होगा खुश तो होगा। मुझे मेरा बेटा चाहिए। वो नामाकुल भी अगर ये सोच लेता तो बात ही क्या थी। ये बातें ही ऐसी थी कि दोनों को ख्याल ही ना आया कि शाम हो गई है और बारात लेकर वकील साहब के घर जाना है। दरवाजे पर दस्तक हुई। ठहरिए, मैं देखती हूँ, ये कहकर जहारा दरवाजे पर गई। देखा तो सामने वकील साहब खड़े थे। दिल धक से रह गया। अब इन्हें याद आया कि उन्हें तो बेटे की बारात लेकर जाना था। भाभी, तमाम मेहमान आ चुके हैं, आप लोगों का इंतजार हो रहा है। मैं पूछने आया हूँ कि आप लोगों को और कितनी देर लगेगी? शायद बहुत देर लग जाए। मैं समझा नहीं भाभी। आओ अंदर आओ, खुद देख लो। वो अंदर आए तो अजीब अहवाल देखा। वजाहतुल्लाह फर्श पर बैठे थे। कुर्ता गिरेबान से दामन तक चाक था, बाल बिखरे हुए, आंखें सुर्ख अंगारा। खान साहब, खैरियत तो है? ये क्या हाल बना रखा है आपने? वकील मियाँ, पहले तो अपने पाँव की जूती उतारिए और मेरे सर पर तड़ातड़ बरसाइए, उसके बाद हम बताएंगे खैरियत है या नहीं। खान साहब, वकील साहब ने घबराकर जहांआरा की तरफ देखा। ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी शान में ऐसी गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूँ? वकील साहब, मैं इसी काबिल हूँ, मुझे मेरी औकात याद दिलाइए। मैं अकड़ता फिरता था, निकल गई अब मेरी सारी अकड़। इसमें अब कोई शक नहीं रह गया था कि खान साहब का दिमाग चल गया है। वकील साहब ने जहांआरा से हकीकत जानने की कोशिश की। उन्होंने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन बोल नहीं सकी। दुपट्टे से चेहरा छुपाकर सिसकने लगी। अब वकील साहब परेशान थे कि पूछे तो किससे पूछे। वो एक मर्तबा फिर खान साहब की तरफ मुतवज्जा हुए। कुछ पता तो चले क्या हुआ है? होना क्या था, हमने जिस आदमी से तुम्हारी बेटी का रिश्ता तय किया था वो रात से गायब है। गायब है? हाँ, वो मर्दूद किसी और से मोहब्बत करता था, यहाँ शादी नहीं करना चाहता था। एक पर्चा छोड़ गया है, तुम भी पढ़ लो। पर्चा अभी तक खान साहब की मुट्ठी में दबा हुआ था और वो पर्चा उन्होंने वकील साहब की तरफ बढ़ा दिया। वकील मियाँ, अब मैं तो घर से बाहर नहीं निकल सकता था, वरना लोग कहते ये वो शख्स है जिसके बेटे ने बदअहदी की। मेरे मुंह पर लोग थूकते, मैं कैसे तुम्हारी तरफ आता और ये बताता। वकील साहब ने इस पर्चे को पढ़ा तो उनका लहजा बिल्कुल बदल गया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पहले अपने बेटे से पूछ लो, मगर आप नहीं माने। मेरी इज्जत आपने खाक में मिलवा दी। घर मेहमानों से भरा हुआ है और आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि अपने नाफरमान बेटे की कहानी दिन में किसी वक्त आकर सुना देते। आपके नज़दीक दूसरे की इज्जत ही नहीं है। मैंने आपसे कहा तो मैं घर से नहीं निकल सकता था, मैं अब घर से निकल ही नहीं सकता। मैं बेटी का बाप ना होता तो इसी वक्त आपका मुंह तोड़कर चला जाता। आपका बेटा नहीं, आप ही खराब हैं। इतना बड़ा फैसला आपने खुद कर लिया, बेटे से पूछा तक नहीं। वकील साहब जा चुके थे। दोनों मियाँ बीवी खामोश थे, जैसे दो मुर्दे बैठे हों। आखिर वजाहतुल्लाह ने जिंदा होने का सबूत दिया, मगर आवाज़ जिंदा नहीं थी। देखा जहांआरा बेगम, 2 पैसे का वकील मेरी कैसी बेइज्जती करके गया है। किसकी वजह से? मेरे बुज़दिल बेटे की वजह से। वो कमबख्त अगर मेरे सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता तो मैं वकील के सामने सर झुकाए न बैठा होता। उसी वक्त कह देता, भाई अपनी बेटी रख संभाल के, हम शहर जा रहे हैं अपने बेटे की दुल्हन लाने। मगर अब क्या हो सकता है? कट गई ना नाक वजाहतुल्लाह खान की। क्या अब भी कहोगी शहर जाऊं और उस बुज़दिल को मना कर लेकर आऊं?
میں تو وہی چاہوں گی جو آپ چاہیں گے۔ تو پھر سن لو، ہدایت اللہ خان پر یہ دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ وہ مر جائے تو بھی مجھے اطلاع مت دینا۔ وہ تو یہ بات کہنے کے بعد نہایت اطمینان کے ساتھ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور جہاں آرا وہیں بیٹھے بیٹھے سسکنے لگی۔ بیٹا بھی یاد آ رہا تھا اور سہاگ کی بے عزتی کا بھی احساس تھا۔ کچھ دنوں بعد ہدایت اللہ کا خط آیا۔ اس نے شادی کر لی تھی اور اپنی اس حرکت کی معافی بھی مانگی تھی۔ جہارا بیگم کی آنکھوں میں جو آنسو بچ گئے تھے وہ اس خط کو پڑھ کر بہہ گئے۔ وجاہت اللہ خان نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ اس دن کے بعد سے کسی نے انہیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جسے ملنا ہوتا ان سے آ کر مل لیتا۔ کبھی کبھی چودھری بھی آ نکلتا اور ہدایت اللہ کے خلاف انہیں مزید بھڑکا کر چلا جاتا۔ اب وہ جہاں آرا سے بھی بہت کم ہی اور اجازت چاہی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ گاؤں چلا آئے۔ جہاں آرا نے بہت ضد کی کہ خان صاحب بیٹے کو معاف کر دیں اور گھر آنے کی اجازت دے دیں، لیکن وہ گھر ہی کے نہیں، دل کے دروازے بھی بند کر چکے تھے۔ ہدایت اللہ کے خط آتے رہے۔ ہر خط میں وہ گھر آنے کی ضد کرتا رہا، لیکن خان صاحب کی اجازت نہیں تھی۔ خان صاحب کی ضد نے 20 برس گزار دیے۔ جہاں آرا بیگم کو معلوم ہو چکا تھا کہ ہدایت اللہ کے ایک بیٹا ہوا ہے اور 5 سال بعد ایک بیٹی ہوئی، اور وہ ہر سال حساب لگاتی کہ پوتا اب اتنا بڑا ہوا ہوگا اور پوتی کی عمر اتنی ہوئی ہوگی۔ اب انہیں بیٹے سے زیادہ پوتے اور پوتی کو دیکھنے کی خواہش تھی۔ ہدایت کے ابا، اب تو بیٹے کا قصور معاف کر دو، برسوں گزر گئے، نہ جانے کیسا ہوگا میرا بیٹا۔ مجھ سے اس کی سفارش مت کیا کرو جہاں آرا، اس کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ میں مرنے سے پہلے اپنے پوتے پوتی کو تو دیکھ لوں، اب تو جوان ہو گئے ہوں گے ماشاءاللہ۔ اصل رقم ہی ڈوب گئی تو سود کیسا، خان صاحب نے کہا۔ وجاہت اللہ خان کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھے، مگر وہ لوہے کی بنی ہوئی نہیں تھی۔ اعصاب کمزور پڑ گئے تھے۔ خان صاحب کی حالت بھی ان سے مختلف نہیں تھی۔ اکیلے میں روتے تھے اور بیوی کو دیکھتے ہی آنسو پوچھ لیتے تھے۔ فیصلے میں اور سختی آ جاتی کہ کہیں کمزوری ظاہر نہ ہو جائے۔ اے ہدایت کے ابا، میں کہوں بہت دن ہو گئے ہدایت کا خط نہیں آیا۔ تھک گیا ہوگا لکھتے لکھتے، کب تک لکھے گا خط؟ سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ وجاہت اللہ خان سے ٹکرانے کا کیا مطلب ہے۔ تم کیسے باپ ہو، دل میں ذرا بھی رحم نہیں؟ بزدلوں کے لیے میرے دل میں کوئی رحم نہیں۔ وہ تمہاری اولاد بھی تو ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ میری اولاد ہے، مگر اس نے خود ہی سمجھا دیا کہ میں اس کا باپ نہیں ہوں۔ یاد رکھو ہدایت کے ابا، مٹانے سے ہاتھ کی لکیریں نہیں مٹ جاتی۔ جب وہ غصے میں ہوتی تو ہدایت کے ابا کہنے کے بجائے خان صاحب کہنے پر اکتفا کرتی۔ اس وقت بھی وہ اتنے ہی غصے میں تھی کہ زندگی میں پہلی بار خان صاحب سے سچ مچ لڑائی کی اور جو منہ میں آیا کہتی چلی گئی۔ خان صاحب جو لڑائی شروع ہوتے ہی ان کے خاندان کو سنانے پر اتر آتے تھے، اس دن بالکل خاموش تھے۔ ابھی جہارا کا غصہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ خط آ گیا۔ تمہارے لاڈلے کا خط آیا ہے۔ خان صاحب نے لفافہ ان کی طرف اچھال دیا۔ پڑھ کر سناؤ گے؟ انہوں نے خان صاحب کو منانے کے لیے اٹھلاتے ہوئے کہا۔ خان صاحب نے ان کی طرف دیکھا، لفافہ چاک کر لیا۔ یہ بھی ایک انہونی تھی، انہوں نے کبھی کسی خط کو نہیں پڑھا تھا۔ جہارا بیگم محلے کے کسی بھی بچے کو بلوا کر پڑھوا لیتی تھی۔ خان صاحب نے خط نکال کر ایک نظر ڈالی اور خط دوبارہ جہارا کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے اس سے پہلے کوئی خط پڑھا ہے جو اب پڑھوں گا؟ کسی کو بلا کر پڑھوا لو، انہوں نے کہا اور لائبریری میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ جہارا بیگم کے ہونٹوں پر ہنسی آ گئی۔ دل ہی دل میں بیٹے کو مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں، مگر ناک ایسی عزیز ہے کہ مکھی بھی بیٹھنے نہیں دیتے۔ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک پڑھے لکھے ہیں۔ میں ابھی کسی بچے کو بلاتی ہوں۔ دروازے پر جا کر ایک بچے کو آواز دی، ذرا یہ خط پڑھ دے بیٹا، میرے بیٹے کا خط آیا ہے۔ بچے نے خط پڑھنا شروع کیا۔ یہ خط ہدایت اللہ نے نہیں، اس کی بیوی نے لکھا تھا۔ ابھی بچے نے آدھا خط پڑھا تھا کہ جہارا نے ایک دل دوست چیخ ماری اور لائبریری کی طرف بھاگی، دروازے پر جا کر جھول گئی۔ وہ ہاتھوں کے بجائے اپنے سر سے دروازہ پیٹنے لگی۔ خان صاحب کو معلوم تھا تھوڑی دیر میں کیا ہونے والا ہے۔ دروازے سے لگے بیٹھے تھے، اٹھے اور دروازہ کھول دیا۔ میرا بچہ، میرا ہدایت، سنتے ہو؟ میرا بچہ مر گیا، تمہاری ضد نے اسے مار دیا۔ تم نے اپنی قسم دی تھی، ورنہ میں خود جا کر اسے دیکھ آتی۔ میں اسے دیکھ بھی نہیں سکی اور وہ مر گیا۔ خان صاحب نے جہارا کو اپنی چوڑی چھاتی میں چھپا لیا۔ ان کے اندر کا انسان ہار گیا تھا۔ ان کے بہتے ہوئے آنسو اعلان شکست کر رہے تھے۔
शिकस्त की आवाज उनके कानों में भी आ रही थी, लेकिन अपना लश्कर पीछे हटाने को तैयार नहीं थे। बस इतना हुआ था कि अपने कांपते हाथों से बीवी की पीठ को थपथपाते रहे। जहां आरा रोते रोते थक गई तो खान साहब ने करीब खड़ी मुलाजमा को ललकारा, खड़ी खड़ी क्या देख रही है, दौड़ के जा पानी लेकर आ। जहां आरा ने पानी पिया, कुछ होश ठिकाने आए तो खान साहब के पैरों पर गिर गई। मुझे शहर ले चलो, अपने बेटे को तो नहीं देख सकी, यतीम पोते को तो देख आऊं। चलेंगे चलेंगे, जरा दिल हल्का हो जाए तो फिर चलेंगे। जहां आरा ने उनकी आंखों में उभरने वाले आंसू देख लिए थे। बेटे का सारा गम भूल गई, यही पछतावा ही मेरे लिए सब कुछ है। रात हुई और खान साहब बिस्तर पे लेटे तो पांव दबाने के बहाने जहारा भी आकर बैठ गई। फिर कब चल रहे हो? कहाँ? शहर चलो, बहू से ताज़ियत नहीं करोगे? जहारा बेगम, अब क्या करोगी वहां जाकर, जब बेटा ही नहीं रहा? खान साहब ने फिर कलाबाजी खाई। बेटे की निशानियां तो हैं, उन्हें ही देख लूंगी। सो जाओ जहारा बेगम, जिस बहू ने हमारा बेटा हमसे छीन लिया, हम उसे देखने जाएं? जहारा बेगम जिद करती रही, लेकिन खान साहब के खर्राटों ने उनका हौसला तोड़ दिया। खामोशी से उतरी और अपने बिस्तर पर आ गई। सोने के लिए आई थी, सुबह तक जागती रही। जहारा जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी। कोई और औरत होती तो मियाँ के रोकने के बावजूद बेटे से मिल चुकी होती। उन्होंने सुहाग पर बेटे को कुर्बान कर दिया। अब भी वो यही सोच रही थी कि अगर शौहर की हुक्मदोली करनी ही थी तो बेटे की जिंदगी में करती। खान साहब ठीक कहते हैं, मैं वहां जाकर क्या करूंगी, हिदायत तो वहां होगा नहीं। कुछ दिन बाद फिर खत आया। ये खत उनकी बहू की तरफ से था। उन्होंने लिखा था, बच्चे कहते हैं उन्होंने अपने दादा दादी को कभी देखा ही नहीं। मेरे ससुर से कहिएगा कि अब गुस्सा थूक दें और बच्चों को मौका दें कि वो आकर आप लोगों को देख लें। हिदायत ये भी कहा करते थे कि अगर किसी वक्त उनके वालिद का गुस्सा कम हो जाए और वो आने की इजाज़त दे दें तो तुम उनके पास जाकर रहना। मैंने जो जख्म दिए हैं तुम उन पर मरहम रखना। मुझे आप लोगों को देखने का बहुत इश्तियाक है, क्या आप मुझे बुलाएंगी? जहां आरा का पैमाना सब्र एक बार फिर लबरेज हो गया। उन्होंने खान साहब को मजबूर करना शुरू कर दिया कि वो उनके पोते पोतियों को बुला लें। वो देख रही थी कि खान साहब में अब वो पहली जैसी अकड़ नहीं रह गई थी। वो इनकार ज़रूर कर रहे थे, लेकिन इस इनकार में अब वो शिद्दत नहीं रही है। वो तकाजे करती रहीं और फिर खान साहब की ज़ुबान से हाँ निकल गई। तुम अगर चाहती हो तो बुला लो, लेकिन मैं उनमें से किसी से बात नहीं करूँगा। हाँ, तुम बात मत करना, मैं उनसे बातें कर लूँगी, मैं काफ़ी हूँ उनसे बात करने के लिए। मेरा पोता होगा, मेरी पोती होगी, हिदायत की दुल्हन होगी, फिर मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होगी। पड़े रहना अकेले, तुम तो चाहती ही यही हो। जैसे तुम्हारे बाप अकेले पड़े रहते थे, मैं भी पड़ा रहूं। तुम्हारा तो ये खानदानी खेल है। जहारा मुस्कुराती हुई उनके सामने से हट गई। बहुत दिनों बाद उन्होंने जहारा को खानदान का ताना दिया था। जब वो प्यार की लड़ाई लड़ा करते थे तो ऐसे ही ताने दिया करते थे। जहां आरा ने खत लिख दिया कि तुम पर इस घर के दरवाजे खुले हुए हैं, जब जी चाहे बच्चों को लेकर चली आओ। उसी दिन से उन्होंने घर को सजाना शुरू कर दिया। मोहल्ले के बच्चे उनकी मदद के लिए हर वक्त हाजिर रहते थे। जहां आरा की हड्डियों में पहले से ताकत आ गई थी। खान साहब बड़ी दिलचस्पी से इस मंजर को देखते रहते थे। तांगा दरवाजे पर आकर रुका। मुलाजमा फाखरा चील की तरह दरवाजे की तरफ भागी। उसके पीछे जहारा भी पहुंची। उनका हिदायतुल्लाह उनके सामने खड़ा था। वही नक्शा, वही कद, वही रंग। अल्लाह ने मेरी गोद दोबारा भर दी, वो भी दादी जान कहकर उनसे लिपट गया। तो जहारा की आंखें दरिया बन गई। उन्हें पोता भी मिला था और बेटा भी। ये आपकी पोती फौजिया है। जहारा ने बहू और पोती को अपनी आगोश में भर लिया। सामान अंदर पहुंच चुका। जहारा भी उन सबको लेकर घर में आई। खान साहब अपनी लाइब्रेरी में बेचैनी से टहल रहे थे। शायद मुंतजिर थे कि कोई उन्हें भी बुलाए। दादा जान कहाँ हैं? जहारा के पोते इनायतुल्लाह ने पूछा। बेटा एक बात कहूँ, वो अभी तक तुम लोगों से नाराज हैं, लेकिन तुम लोगों को आने की इजाज़त दे दी है। इसका मतलब ये है कि दिल में कुछ गुंजाइश पैदा हो गई है। कुछ दिन नाराज रहेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। दिमाग के ज़रा ऐसे ही हैं, मगर दिल के बुरे नहीं हैं। आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें मना लूँगा। डैडी तो दादा की ही तरह ज़िद्दी थे। मैं होता तो अब तक के मना चुका होता। वो है कहाँ? मैं अभी जाकर उनके पाँव पकड़ता हूँ।
तुम ठहरो, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। वो लाइब्रेरी में गई तो खान साहब बेचैनी से टहल रहे थे। जरा चलकर अपने पोते को तो देखो, क्या निजाम है कुदरत का, बिल्कुल हिदायतुल्लाह की जवानी है। हमारे आंगन में वापस से आकर खड़ी हो गई है। तुम देखो उसकी जवानी में यही ठीक हूँ। आपको हमारी कसम मत कीजिएगा बात, चलकर देख तो लीजिए। तुमने अपनी कसम दी है तो चल रहा हूँ। वो आंगन में आए और पोते पर नजर पड़ी तो वो भी दंग रह गए। बाप बेटे में इतनी मुशाबिहत भी हो सकती है। बहुत दिनों बाद उनका हाथ मूछों पर ताव देने के लिए चढ़ा था, लेकिन फिर रुक गया। क्या नाम रखा है तेरे बाप ने तेरा? इनायतुल्लाह खां। नाम तो अच्छा रखा है उसने। वो गाली देना चाहते थे, लेकिन फिर ख्याल आया कि मुर्दे को बुरा नहीं कहते। इनायतुल्लाह उनसे गले मिलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन खान साहब 2 कदम पीछे हट गए। ठीक है, जब तक जी चाहे यहाँ रहो, लेकिन बुज़दिल बनकर नहीं, बहादुरी के साथ, उन्होंने कहा और अपने कमरे में चले गए। उनका ये तर्ज अमल किसी तरह भी मुनासिब नहीं था, लेकिन जहारा बेगम पहले ही बता चुकी थी कि ये सब कुछ होगा, इसलिए किसी ने भी उसे अपनी बेइज्जती नहीं समझा। बल्कि इनायत ने तो अपनी माँ को समझाया कि वो दादा जान के तर्ज अमल को दिल पर न ले। एक दिन वो उनका दिल जीत कर दिखाएगा। उसी दिन से वो उस कोशिश में लग गया था। हर वक्त की कुर्बत ने खान साहब को भी पिघलाना शुरू कर दिया था, लेकिन बरसों की अकड़ एक दिन में जाने वाली नहीं थी। वो छुप छुप कर सबको देखते रहते, लेकिन किसी को ये मौका नहीं दिया कि कोई उनसे बराह रास्त बात कर सकता। इनायतुल्लाह को देखकर उन्हें अपना बेटा याद आ जाता, और यही गलत बात थी। बेटे के साथ ये भी याद आ जाता कि वो उन्हें छोड़कर चला गया था। वो आगे बढ़ते बढ़ते फिर पीछे हट जाते थे। इनायतुल्लाह जानबूझकर उनके कमरे के गिर्द मंडलाता रहता। वो जब बाहर निकलते उन्हें सलाम ज़रूर करता, चाहे जवाब मिले ना मिले। उन तक चाय पहुंचाने का काम तो उसने अपने ही हाथ में ले लिया था, लेकिन ये सब काम किसी मशीन की तरह चल रहे थे। इनायत चाहता था कि बुजुर्गों की तरह वो उसे दुआएं दे, लेकिन वो न बुरा कहते थे न अच्छा। चौधरी मलक दीन बूढ़ा हो चुका था, अब उसके बेटे मोहम्मद दीन की हुक्मरानी थी। बाप की शहती और जवानी की तरंग थी। ताकत के नशे में किसी को इंसान नहीं समझता था। उस वक्त भी वो अपने किसी मुलाजिम पर हंटर बरसा रहा था कि चौधरी ने चीख कर कहा, अरे मार डालेगा, उसमें दम ही कितना है, किसी सुरमा को मार ताकि तेरी धाक बैठे। कोई सुरमा तुमने छोड़ा है? सब तो मुझे देखकर बिलों में छुप जाते हैं। अरे इधर तो आ, एक बात याद आई यार, एक काम कर, ये जो अपना यार वजाहतुल्लाह है, उससे एक पुराना हिसाब चुकाना है। सुना है उसका पोता आया हुआ है, पूरी जवानी पर है। अगर उसका सर झुका दे तो वजाहतुल्लाह की मूछें लटक जाएंगी। उसकी पोती भी तो आई हुई है, कहो तो उठा लूं। बेवकूफ़ी की बातें मत कर, पहले सांप को ठिकाने लगा, फिर बिल में हाथ डालना। वो शहरी छोकरा कितनी देर मेरे सामने टिकेगा? चढ़ने तो दो मेरे हत्थे। इनायत ने दादी से बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली थी कि वो किसी मुलाजिम को साथ लेकर दादा के खेतों पर चला जाए। मुलाजिम के साथ खेतों की तरफ जा रहा था कि चौधरी दीन मोहम्मद से आमना सामना हो गया। मोहम्मद दीन जीप में था और इनायतुल्लाह घोड़े पर। मोहम्मद दीन ने जीप को इस तरह रोक लिया कि पतली सी सड़क बिल्कुल बंद हो गई। ए, कौन हो तुम? हमें देखकर रुक क्यों नहीं गए? यही सवाल मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। तुम कौन हो जो मैं तुम्हारे इस्तकबाल के लिए रुक जाता? मैं चौधरी मलिक दीन का बेटा हूँ, जिसकी हुकूमत इस इलाके पर। मैं भी कोई गैर नहीं हूँ। तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, इसीलिए अजनबी समझ रहे हो। मैं शहर से आया हूँ, वजाहतुल्लाह खां का पोता इनायतुल्लाह खां हूँ। अच्छा, बाबा बता तो रहे थे कि उस भगोड़े का बेटा आया हुआ है जो अपने बाप को छोड़कर किसी लौंडिया की खातिर भाग गया था। जुबान संभाल कर बात कर चौधरी के बेटे, इनायत ने घोड़े से नीचे कूदकर कहा। जुबान संभाल कर बात न करूं तो तू क्या कर लेगा? जुबान गुद्दी से खींच लूंगा। तेरी ये मजाल, दीन मोहम्मद ने कहा और एक घूंसा इनायत के जबड़े पर रसीद कर दिया। इनायतुल्लाह उछलकर दूर जा पड़ा। मुलाजिम दरमियान में आया तो दीन मोहम्मद के मुलाजिम ने उसे पकड़ लिया। इनायत एक लम्हे को जरूर गिर गया था, लेकिन उठने का मौका मिल गया।
बस इतना ही बहुत था। उसने शहर में जो रहकर जूडो कराटे की तरबियत हासिल की थी, जिसे आजमाने का इस वक्त उसको मौका मिल गया था। दीन मोहम्मद की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसका हर वार खाली जा रहा था। दीन मोहम्मद कभी एक तरफ झूल जाता तो कभी दूसरी तरफ। उसका होंठ फट गया था, नाक से खून जारी था। वो बिफर कर जीप की तरफ गया और जीप में रखी हुई लाठी निकाल कर लाया। वो लाठी चलाना जानता था, लेकिन उस वक्त तो लाठी हवा में ही घूम रही थी। इनायत हर बार बच जाता था और फिर लाठी इनायत के हाथ में आ गई। इस लड़ाई में किसी ने गौर ही नहीं किया और इनायत का मुलाजिम घोड़ा लेकर घर की तरफ दौड़ पड़ा। वजाहतुल्लाह खां 20-22 बरस हो गए थे, घर से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन उस वक्त पोते की मोहब्बत ने ऐसा जोश मारा कि उसी घोड़े पर बैठकर उस जगह पहुंच गए जहां लड़ाई हो रही थी। उस वक्त मंजर ये था कि दीन मोहम्मद ज़मीन पर लेटा हुआ था और हाथ जोड़कर इनायतुल्लाह से माफ़ी मांग रहा था। इनायत ने दादा की तरफ देखा और दीन मोहम्मद के भारी भरकम वजूद पर एक ठोकर रसीद की। मेरे दादा से माफ़ी मांग, जिनके लिए तूने अभी कहा था कि जंखों की तरह घर में पड़े रहते हैं। वजाहत खां, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दीन मोहम्मद ने हाथ जोड़ दिए। वजाहतुल्लाह खां का हाथ अपनी मूँछों की तरफ गया, मगर इस बार हाथ वापस नहीं आया था। उन्होंने ताव देकर मूँछों को ऊपर किया और इनायतुल्लाह से कहा, उसे जाने दे। दीन मोहम्मद की हालत ये थी कि उठना मुश्किल था। इनायत ने और उसके मुलाजिम ने मिलकर उसे जीप में डाला और दीन मोहम्मद का मुलाजिम जीप लेकर रवाना हो गया। जहांआरा घबरा कर दरवाजे पर आ बैठी थी। फिर उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। एक घोड़े पर 2 सवार, एक दादा एक पोता। उनकी आंखें खुशी से सितारा बन गई। बेटा, तुम्हें आए इतने दिन हो गए, तुमने अपने दादा को गले नहीं लगाया? इनायत आगे बढ़ा और वजाहत खां की छाती से लिपट गया। अब देखना, चौधरी आएगा जरूर। तेरा दादा बहुत दिन बाद उसके सामने अकड़ कर बैठेगा। तेरे बाप ने मेरी जो गर्दन झुका दी थी, तूने मेरा सर बुलंद कर दिया। जा, हाथ मुंह धोकर तैयार हो जा, चौधरी आता ही होगा। उन्होंने गलत नहीं कहा था। कोई घंटा भर भी गुजरा न था कि चौधरी दरवाजे पर था। वजाहतुल्लाह ने फिर मूंछों को ताव दिया और खुद दरवाजे पर गए और इज्जत से ड्राइंग रूम में उसको लाकर बिठा दिया। वजाहत खां, आज बच्चों के दरमियान झगड़ा हुआ है। फिर ये कि दीन मोहम्मद तो रिपोर्ट लिखवाने जा रहा था थाने, लेकिन मैंने रोक दिया। भाई, आपस का मामला है, आपस में ही तय हो जाना चाहिए। अच्छा हुआ, वरना पुलिस को भी मालूम हो जाता कि दीन मोहम्मद के जिस्म पर तो बहुत जख्म आए हैं। वजाहत खां, मैं अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगने आया हूँ। माफ़ी कैसी चौधरी? बुज़दिली और बहादुरी के ऐसे खेल तो चलते ही रहते हैं। वजाहतुल्लाह खान ने आवाज़ देकर इनायतुल्लाह को भी बुला लिया, ताकि चौधरी भी देख ले कि उसके बेटे की ठुकाई करने वाले को एक खराश भी नहीं आई है। यह है मेरा पोता इनायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह का बेटा। भाई, क्या खेल होते हैं कुदरत के। ये कैसा बहादुर और सआदतमंद है। एक तुम्हारा बेटा था, कैसी बुज़दिली दिखाई थी। कैसी बुज़दिली चौधरी? उसने गांव की लड़की को ठुकरा कर शहर की लड़की से शादी की थी। वो नर था, नर। कमाल है खान साहब, तुम खुद ही तो कहा करते थे कि वो बुज़दिल था, बुज़दिल। हमारा बेटा है, हम कुछ भी कह लें। तुम्हें यह हक किसने दिया है? हमारे खानदान में आज तक कोई बुज़दिल पैदा नहीं हुआ। चौधरी हैरत से खान साहब का मुंह तक रहा था। ये शख्स भी क्या है, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। उसने चुप रहने में ही आफियत जानी और इनायत पर एक नज़र डालते हुए खान साहब से इजाज़त चाही। इस झगड़े को और इस माफ़ी तलाफ़ी को चंद ही दिन गुजरे थे कि बस्ती में एक शोर मच गया, और शोर भी ऐसा जो सुनता अफसोस किए बगैर नहीं रहता। गरीब मोची की बेटी खेलने के लिए निकली थी और फिर वापस नहीं आई। मोची गरीब उसे दिन भर ढूंढता फिरा। दूसरे दिन चने के खेत से उसकी लाश मिल गई। किसी ने 10 साल की उस बच्ची की बेहुरमती की थी और फिर उसे कत्ल कर दिया था। यहाँ थाने से पहले हर मामला चौधरी के पास जाता था। फिर वो मुनासिब समझता तो बात आगे बढ़ाता, वरना पंचायत ही में फैसला हो जाता। लोग इस बच्ची की लाश लेकर चौधरी की हवेली में पहुंच गए। देखो पंचो, चौधरी मुखातिब हुआ, इस गांव के सब रहने वाले यहाँ की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं। आज तक यहाँ कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। ये काम तो किसी बाहर से आने वाले का लगता है। ऐसा कौन है चौधरी? वजाहतुल्लाह का पोता इनायतुल्लाह, और कौन?
तुम्हें मालूम है दीन मोहम्मद से उसका झगड़ा हुआ था? क्यों हुआ था पता है? कुछ मालूम है तुम्हें? तुम्हें कहाँ से मालूम होगा? वजाहतुल्लाह ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए थे और मुझे चुप होना पड़ा था, मगर आज बताता हूँ। उसके पोते ने गांव की एक काम करते हुए औरत पर बुरी नज़र डाली थी। दीन मोहम्मद ने उसे समझाया कि ये गांव है, शहर नहीं। बस जी वो तो लाल पीला हो गया। खूब लड़बाजी हुई। वो तो वजाहतुल्लाह वहां पहुंच गए और दीन मोहम्मद ने बुजुर्ग का एहतराम करते हुए इनायतुल्लाह को जाने दिया। वो जो कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं जाए। इनायतुल्लाह बाज नहीं आया। करीमुल्लाह की मासूम बच्ची उसे मिल गई। वो उसे बहला फुसलाकर खेतों में ले गया। उससे आगे कहते हुए मुझे लाज आती है। चौधरी के एक मुलाजिम ने खड़े होकर इस बात की तस्दीक की। हाँ चौधरी साहब, मैं कल उधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा इनायत अपनी बाइक पर बड़ी तेजी से आ रहा था। वो इतना घबराया हुआ था कि मुझे उसी वक्त उस पर शक हुआ कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। देख लिया तुम लोगों ने? चौधरी ने लोगों से कहा। अब तो सारी बात सामने आ गई होगी आप लोगों के। चौधरी की तकरीर से लोगों में इश्तियाल फैल गया। वो चीख चीख कर कह रहे थे कि हम वजाहतुल्लाह के घर को आग लगा देंगे, लेकिन चौधरी ने उन्हें रोक दिया। कानून को अपने हाथ में मत लो। बच्ची की लाश उठाकर थाने जाओ और इनायतुल्लाह के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दो। अगर पुलिस कार्रवाई न करे तो बेशक वजाहतुल्लाह का मकान जला दो, उसको आग लगा दो। मुजमा वजाहतुल्लाह के घर जाने के बजाय थाने की तरफ बढ़ गया। एक ज़माना था जब सुबहान अल्लाह कादरी SHO था। अब उसकी जगह कोई और आ गया था। खान साहब ने बरसों से घर से बाहर कदम नहीं रखा था। कौन जानता था कि कौन वजाहतुल्लाह? ये मामला भी ऐसा ही था। पुलिस उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। फौरन पर्चा कटा और इनायतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रवाना कर दी गई। पुलिस दरवाजे पर खड़ी थी और वजाहतुल्लाह खां सीना ताने खड़े थे। मैं डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में काम कर चुका हूँ। एक जरा सा झगड़ा क्या हो गया, तुम मेरे पोते को गिरफ्तार करने आ गए? वो समझ रहे थे चौधरी के बेटे से जो झगड़ा हुआ था ये उसी का शाखसाना है, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि मामला तो कुछ और ही है तो वो यूं सामने से हट गए जैसे मौत आदमी को जिंदगी से दूर कर देती है। उनके दोनों हाथ ऊपर उठे और उनकी मूछें नीचे लटक गईं। कसम खुदा की उसने बड़ी बुज़दिली का काम किया। अगर किसी जवान औरत को उठाकर ले आता तो तुम मेरी लाश से गुजरकर ही इनायत तक पहुंच सकते थे, लेकिन अब मैं खुद उसे तुम्हारे हवाले करूंगा। वो अंदर गए और इनायत को लेकर आ गए। अगर उसका जुर्म साबित हो जाए तो उसे कत्ल करके उसी चने के खेत में फेंक देना। इनायत कहता रहा कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन ये भी दुरुस्त था कि हर मुजरिम जो जुर्म करता है वो यही कहता है कि मैं बेकसूर हूँ। पुलिस ने उसे जीप में बिठा दिया। वो अंदर गए तो जहांआरा और इनायत की माँ दोनों उनसे लिपट गईं, मगर उनके तेवर अब कुछ और थे। उन्होंने दोनों को खुद से अलग किया और अपने कमरे में बंद हो गए। जहांआरा किसी न किसी तरह अंदर गई तो खान साहब ने सिर्फ इतना कहा, मैं बुज़दिलों की सिफारिश नहीं करता। आप मालूम तो करें, ज़रूरी तो नहीं कि ये जुर्म उसी ने किया हो। नहीं किया होगा तो छूटकर घर आ जाएगा। ऐसे नहीं आ जाएगा, आप कोशिश करेंगे तो छूटेगा। जहांआरा बेगम, अब हमें कौन जानता है, हम तो भूली हुई दास्तान है। तुम्हारे बेटे ने और उसके बाद उसके बेटे ने हमें इतना जलील किया है कि अब खुदकुशी के सिवा क्या कर सकते हैं। अल्लाह न करे ऐसे अल्फाज अपने मुंह से क्यों अदा करते हैं। जाओ हिदायत की माँ, जाओ, बेफिक्र रहो। मैं अपने पोते को फांसी पर चढ़ते हुए देख लूँगा, खुदकुशी नहीं करूँगा। इनायत की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। किसी को यकीन नहीं था कि जो इल्ज़ाम इनायत पर लगा है वो इसका मुर्तकिब हुआ होगा। ये ज़रूर किसी की साजिश है। साजिश का पर्दा कैसे चाक हो? कोई भाग दौड़ करने वाला हो तो हकीकत सामने आए। वो खान साहब के हाथ पांव जोड़ती रहीं कि अपने ताल्लुकात को काम में लाएं, किसी वकील से मशवरा करें, किसी तरह इनायत को बचा लें। बिलाखिर वजाहतुल्लाह खान ने बहुत दिनों बाद शेरवानी पहनी, सर पर रामपुरी टोपी रखी और पुलिस स्टेशन पहुंच गए। SHO
उसने मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन वो मिलने आए थे तो उन्हें कौन रख सकता था। ज़बरदस्ती कमरे में दाखिल हो गए। ये मत समझना कि मैं इनायत के लिए रहम की दरख्वास्त लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें ये समझाने आया हूँ कि चौधरी के हाथ बहुत लंबे हैं और उसकी जेब भी भारी है। ये ना हो कि ये दोनों चीज़ें काम कर जाएं और मेरे पोते को बेकसूर सज़ा हो जाए। अगर मेरा पोता वाकई मुजरिम हो तो उसे ऐसी सज़ा देना कि सब लोगों के लिए इबरत हो जाए। चौधरी इस मामले में क्यों पढ़ने लगा? इंस्पेक्टर ने कहा। इसलिए कि इनायत से इसके बेटे का झगड़ा हुआ था। अब उसने साजिश करके इनायत को फंसाया है और अब उसे सज़ा भी दिलवाना चाहेगा। बड़े मियाँ, तुम ये कहना चाहते हो कि कत्ल में उसका बेटा मुलविस है? मैं किसी पर क्यों इल्ज़ाम रखूं? ये मालूम करना तो आपका काम है कि कातिल कौन है। मेरा पोता भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। मैं अपनी जवानी में कमिश्नर के दफ्तर में था। मुझे मालूम है कि तफ्तीश की कितनी किस्में होती हैं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तफ्तीश हो तो फिर तफ्तीश ही हो। चौधरी की दौलत आपको खरीद न ले। खान साहब, मैं वो नहीं हूँ जिसे दौलत से खरीद लिया जाता। अब आप बेफिक्र होकर घर जाएं। हम इनायत से भी पूछगछ कर रहे हैं। दूसरे पहलू भी हमारी नज़रों में हैं। खान साहब उठे और घर चले आए। जहां आरा ने आते ही शेरवानी का दामन थाम लिया। क्या बात हुई थाने में थानेदार जी से? क्या बात होनी थी? देखते ही उठकर खड़ा हो गया। उठकर तो खड़ा हो गया होगा। मैं तो पूछ रही हूँ कि उसने क्या कहा। वही तो बता रहा हूँ। एक तो तुम बोलती बहुत ज्यादा हो, अपनी अम्मा की तरह। वो भी अल्लाह बख्शे किसी की नहीं सुनती थी। अच्छा नहीं बोलती, बताओ क्या हुआ। देखते ही खड़े हो गए, बड़ी इज्जत से पेश आए। आपका पोता और ऐसी हरकत करे, ये हो ही नहीं सकता। बस आज और उसे रखेंगे और कल छोड़ देंगे। जब छोड़ना ही है कल तो आज ही छोड़ देते। उसकी माँ की हालत पता है क्या हो रही है। बस कह दिया कल छोड़ देंगे। उससे ज्यादा उन्हें मजबूर करने की हिम्मत हम में नहीं थी। जहांआरा ने सुकून का सांस लिया कि जब कहकर आए हैं तो कल तक इनायत जरूर आ जाएगा। खान साहब जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। खान साहब ईद की नमाज पढ़ने तो जरूर जाते थे, लेकिन इसके अलावा किसी ने उन्हें नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा था। देख कोई उस वक्त भी नहीं रहा था, लेकिन ये हकीकत थी कि वो लाइब्रेरी का दरवाज़ा अंदर से बंद करके नमाज पढ़ने खड़े हो गए थे। नमाज के बाद उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठा दिए थे। ए अल्लाह, मेरी लाज रख लीजियो। मैंने बीवी से कह दिया है कि इनात कल आ जाएगा। मेरी बात पूरी हो जाए, उसे कल आ जाना चाहिए। मैं कल से परसों नहीं देखूंगा। मैंने अपने बेटे को खोकर उसे पाया है। मैं अपने पोते को इस तरह ज़ाय नहीं होने दूंगा। मैं ये नहीं जानता कि वो कसूरवार है या बेकसूर। जैसा भी है मेरा पोता है। मैं उसकी रिहाई की भीख तुझसे मांगता हूँ। मेरा पोता कल मुझे मिल जाना चाहिए। वो दुआ मुकम्मल करके बिस्तर पर आए तो जहांआरा जाग रही थी। उन्होंने खान साहब की तरफ देखा। इनायत के बगैर घर कैसा सूना सूना लग रहा है ना। कल ये सूनापन दूर हो जाएगा जहांआरा। हिदायत के अब्बा सच कह रहे हो ना? कहीं मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे हो ना? नहीं बाबा, मैं सच कह रहा हूँ। कल वो आ जाएगा। बात हो गई है मेरी। फिर सो जाऊं? मैंने समझा था तुम अब तक के सो गई होगी। आप जब तक नहीं सो जाते मुझे नींद कहाँ आती है। बिल्कुल अपनी बड़ी बहन पर गई हो। उन्हें भी यही मर्ज था। जहांआरा ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। कुछ देर कमरे में सन्नाटा फैला रहा। फिर खान साहब के हल्के हल्के खर्राटे खामोशी में आवाज पैदा करने लगे। खान साहब सुबह सवेरे सोकर भी नहीं उठे थे कि थाने से बुलावा आ गया। SHO साहब ने बुलाया है। जहांआरा शेरवानी लेकर खड़ी हो गई। इनायत को लेकर आना। लेकर आएंगे बाबा, लेकर आएंगे। हमें इसीलिए तो बुलाया गया है कि आओ भाई अपने पोते को लेकर जाओ। मुलाजिम तांगा लेकर आ गया था। वो तांगे में बैठे और पुलिस स्टेशन पहुंच गए। SHO के कमरे में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि इनायत उनके सामने बैठा है। चाय का कप उसके सामने रखा है। खान साहब, असली कातिल पकड़े गए। आपका पोता बेकसूर है। हमने तो पहले ही कहा था, मगर ये सब हुआ कैसे? हमारे सिपाही वकुआ का मुआयना करने गए तो वहां से एक लॉकेट मिला जिस पर दीन मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था, जो चौधरी के बेटे का नाम है। आपकी जुबानी ये भी सुन चुका था कि कुछ दिन पहले इनायत और दीन मोहम्मद का झगड़ा हुआ था। जब इस कड़ी को मिलाया गया तो साफ पता चलता था कि इस झगड़े का बदला लेने के लिए चौधरी ने अपने बेटे का गुनाह आपके पोते के सर मंड दिया था।
हमने दीन मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। वो भी ऐसा कमज़ोर दिल निकला कि फ़ौरन ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। निशानदही पर आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। चालान बनाकर अदालत में पेश कर दिया जाएगा। आप अपने पोते को ले जा सकते हैं। बस एक दरख्वास्त करूंगा कि कुछ दिनों के लिए इसे कहीं और भेज दें। चौधरी की तरफ से अब भी इसकी जान को खतरा हो सकता है। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने उसका हल ढूंढ लिया है। खान साहब ने कहा, आपकी मर्जी, वैसे हम आपकी मदद के लिए हर वक्त हाजिर हैं। शुक्रिया जनाब। जहांआरा बेगम देख रही थी कि थाने से आने के बाद वो फिर कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। इन्हें खुशी हुई कि खान साहब दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट रहे हैं। घर से निकलना बिल्कुल मौकूफ़ हो गया था। अब है कि अभी आए हैं और अभी चले। मैं कहती हूँ, अभी तो आए हो, फिर कहीं चले। अब तुम्हें हमारी क्या परवाह जहांआरा बेगम, तुम्हारा पोता तो तुम्हें मिल गया, और पोता भी ऐसा जिसने मेरी मूछें ऊंची कर दी। अब इसमें क्या शक है? अल्लाह ने मेरी देर से सुनी लेकिन खूब सुनी। बस तुम्हारे पोते के ही काम से जा रहा हूँ। उन्होंने सोचा होगा कि कोई कानूनी कार्रवाई रह गई होगी जिसे निपटाने जा रहे हैं। खान साहब को अल्लाह की अमान में दिया और इनायत के पास जाकर बैठ गई। वजाहतुल्लाह ने किसी नौकर को साथ नहीं लिया, न कोई सवारी मंगवाई। वो पैदल चल रहे थे। उनकी मंजिल चौधरी की हवेली थी, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। आओ खान साहब आओ, यही कहने आए हो ना कि तुमने अपने असर रसूख इस्तेमाल करके अपने पोती को बरी करवा लिया और मेरे बेटे पर इल्ज़ाम डाल दिया। चौधरी, क्या खड़े खड़े गरज रहे हो? कहीं बिठाओ, पानी शरबत को पूछो, फिर आराम से बैठकर बात होगी। खान साहब ने उसे पुचकारते हुए कहा। चौधरी ने उन्हें हवेली के अंदर ले जाकर बिठा दिया। चौधरी, मैं ये कह रहा था कि मेरा पोता बेकसूर था, इसलिए छूट गया। ये घटिया हरकत तेरे बेटे की थी। जाय वकवा से उसका लॉकेट मिला है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है। वजाहत खां, ज़्यादा खुश मत हो। मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं अपने बेटे को फांसी के तख्ते से भी उतार कर ले आऊँगा। मैं तुम्हें यही तो बताने आया हूँ कि जब कानून कुदरत हरकत में आता है तो खजाने धरे के धरे रह जाते हैं। अच्छा, तो तुम मुझे ये समझाने आए हो? और ये भी बताने आया हूँ कि मेरी अदालत में सज़ा का मुस्तहिक तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि तुम हो। बड़ी दिलचस्प बातें करते हो खान साहब। ये बताओ, सज़ा का मुस्तहिक मैं क्यों हुआ? इसलिए कि मेरे पोते को फंसाने की साजिश तुमने तैयार की थी। साजिशें तैयार करते हैं वो बुज़दिल होते हैं, और बुज़दिल ही कसूरवार होते हैं, और सज़ा के मुस्तहिक भी बुज़दिल ही होते हैं। मैंने भला कौन सी साजिश तैयार की थी? तुमने अपने बेटे की शिकस्त का बदला लेने के लिए मेरे पोते पर इल्ज़ाम धर दिया। तुम मुनाफिक हो, माफ़ी मांगने आए थे, लेकिन तुम्हारा दिल साफ नहीं था। ये साजिश अब मेरी समझ में आई है। बहुत देर में समझे खान साहब। अल्लाह के यहाँ देर हो ही जाती है मगर अंधेर नहीं होती। इतने खुश मत हो, बाजी उलटते देर नहीं लगेगी। मैं रुपए बोरियों में भर कर ले जाऊंगा। अदालत खुद कहेगी इनायतुल्लाह को गलत छोड़ा गया। दौलत की अपनी एक ताकत होती है खान साहब। यहाँ का थानेदार पागल है जो उसने मेरी पेशकश को ठुकरा दिया। सब पागल नहीं होते, अपने पोते को ज़रा संभाल कर रखना। चौधरी, तुम्हें अपनी दौलत पर बड़ा नाज है। मैं आज ही शहर जा रहा हूँ, फिर तुम दौलत की ताकत भी देख लोगे। तुम्हें यकीन है तुम शहर जाओगे? तुम ना आए होते तो मैं अब तक जा चुका होता। इसीलिए तो कह रहा हूँ, शायद अब ना जा सकूँ। तुम मुझे रोकने आए हो? मैंने कहा था ना कि कानून कुदरत भी कोई चीज़ होती है। वजाहतुल्लाह खान ने अपनी शेरवानी की सीधी जेब में हाथ डाला। पिस्तौल उनके हाथ में था। चौधरी ने किसी को मदद के लिए पुकारा। उसके साथ ही 4 फायर हो गए और चारों गोलियां चौधरी के बदन में पेवस्त हो गई। वजाहत खान ये भूल गए थे कि वो चौधरी की हवेली में बैठे हुए हैं। चौधरी के मुहाफिज करीब ही थे। गोलियों की आवाज़ पर दौड़ते हुए अंदर आ गए। खान साहब ने पिस्तौल का रुख उनकी तरफ किया, लेकिन मुहाफिजों की गोलियां उनके जिस्म को छलनी कर गईं। जहांआरा का सुहाग उजड़ गया, लेकिन उस खजाने का मुंह बंद हो गया जिसकी दौलत इनायत को दोबारा फंसाने के काम आती। दादा ने पोते को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। बस इतनी थी कहानी। ये आपस के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, भले कितना ही रूठ लो, आखिर में सब एक हो ही जाते हैं। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। सुनिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। जो नए हैं, पुराने हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अपना खूब ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।